साथियों, पिछले दिनों देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 6 हत्याएं हुई, जिनकी वजह से देवरिया का ये फतेहपुर गांव काफी चर्चा में है। चर्चा का एक कारण और भी है कि आज यानी 16 अक्टूबर सोमवार को पूर्व सीएम अखिलेश यादव का यहाँ आगमन हुआ है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव के क्या विचार हैं, ये जानने से पहले इस घटना को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देवरिया के फतेहपुर गांव में 14 पुरवा है, उसी में एक पुरवा का नाम है लहरा, उसी को फतेहपुर लहरा भी कहते हैं। यहीं पर सत्यप्रकाश दुबे का घर है। सत्यप्रकाश दुबे 3 भाई थे। बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे, इनकी मौत पहले ही हो चुकी है, और छोटा भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु दुबे सत्यप्रकाश के साथ ही रहते थे। इन दोनों भाइयों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। ये झगड़ा एक दिन इतना बड़ा हो गया कि साधु दुबे ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने हिस्से की जमीन को बंटवा लिया। तो साधु उर्फ ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से में 9.5 बीघा जमीन आया। जमीन बंटवा लेने के बाद साधु दुबे कहीं गया नहीं, बल्कि गांव के ही प्रेमचंद यादव के यहाँ रहने लगा। प्रेमचंद यादव जो कि पहले ग्राम प्रधान थे, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य भी बने थे। साधु दुबे उनके घर पर ही रहने लगे। उसके बाद ना ही कभी सत्यप्रकाश दुबे ने साधु को वापस लाने की कोशिश की और ना ही साधु दुबे वापस गए। साथ रहने के बाद नतीजा ये निकला कि साधु दुबे ने अपने हिस्से की जमीन प्रेमचंद यादव को 2014 में बेच दिया। प्रेमचंद यादव ने 3 महीने के अंदर जमीन की दाखिल खारिज करवाकर जमीन के मालिक बन बैठे और उस जमीन में खेती करने लगे। जमीन बेचे जाने की खबर पाकर सत्यप्रकाश हैरान हो गए, तो उन्होंने 2016 में कहा कि मेरे छोटे भाई की समझ कम है, और उसे बहला फुसलाकर प्रेमचंद यादव ने जमीन खरीदी है। उसके बाद पंचायत हुई, कोई हल नहीं निकला, क्योंकि जमीन के दस्तावेज पर जमीन प्रेमचंद यादव के नाम हो चुकी थी। फिर सत्यप्रकाश कोर्ट गए। राजस्व टीम से खेत की पैमाइश करवाई गई। जमीन पर प्रेमचंद यादव खेती कर रहे थे और केस भी चलता रहा। इधर साधु दुबे जब भी गांव आते तो वो सत्यप्रकाश दुबे के घर न जाकर प्रेमचंद यादव के ही यहाँ रहा करते थे। इस बीच सत्यप्रकाश ने एक ट्रैक्टर खरीदा, पर सत्यप्रकाश उस ट्रैक्टर का किस्त नहीं भर पा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि बैंक का नोटिस आ गया और इसकी जानकारी प्रेमचंद यादव को हो गई थी। अब घटना वाले दिन क्या हुआ, प्रेमचंद यादव को सुबह किसी ने फोन किया कि उनके खेतों में लगे सागवान के पेड़ को किसी ने काटा है। अब प्रेमचंद यादव बिना चाय पिए अपनी बाइक लेकर चले जाते हैं पेड़ देखने के लिए। उसके बाद वो चले जाते हैं सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ और अपनी बाइक खड़ी करके सत्यप्रकाश से कहते हैं कि पंडित जी, मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको रुपए की जरूरत है, रुपया मैं आपको दे देता हूँ, आप ट्रैक्टर का किस्त भर दो। लेकिन सत्यप्रकाश दुबे को गुस्सा आ गया और उसने प्रेमचंद को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तो दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। परिवार से हाथापाई होता देख किसी ने प्रेमचंद यादव के पीछे से उनके सर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया। प्रेमचंद यादव नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण सर पर चोट लगना बताया गया है। अब प्रेमचंद के मौत की खबर उनके घर पर पहुंचती है, तो प्रेमचंद यादव के समर्थक सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला करते हैं और देखते ही देखते 5 लाशें सत्यप्रकाश के घर पर भी गिर जाती हैं। और इसके बाद फिर शुरू होती है घटिया राजनीति। सत्ता पक्ष बुलडोजर का रौब दिखाकर प्रेमचंद का घर गिराने की तैयारी कर रहा है, वहीं विपक्ष इसे पक्षपात की राजनीति बता रहा है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 20 से ज्यादा अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है और प्रेमचंद यादव के परिवार के पुरुषों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और हाई कोर्ट ने प्रेमचंद यादव के घर को गिराने के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि भाजपा के कई नेता आए और दुबे परिवार से मिलकर वापस चले गए, और आज यानी 16 अक्टूबर सोमवार को अखिलेश यादव भी आए हैं। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे के मना करने के बावजूद भी अखिलेश उनके घर गए और सत्यप्रकाश दुबे के साथ उनके मृत परिवार को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद प्रेमचंद यादव के घर भी गए। तो आइए जानते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। पहुंचे न्यायालय। देखिए देवरिया कांड एक चुनौती है शासन प्रशासन और न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं हुई कि पहली हत्या प्रेम यादव की कैसे हुई और क्या सरकार छिपाना चाहती है। जो 0 टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है
जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीजों में हम क्यों उलझे कि एक भाई ने जमीन बेच दी, वो भाई जमीन देने को तैयार है, तो ये जमीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। सर ये एक परिवार से मिलने के लिए गए थे, वहाँ पे मिला नहीं परिवार आपको, तो इसके पीछे क्या आप मान? देखिए, मैं तो परिवार से मिलने आया, घटनास्थल गया, उस गांव में भी गया जहां घटना हुई और श्रद्धांजलि भी दी जो परिवारों की जान गई है, और इस परिवार से मिला। हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथी हैं वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिलें। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता, इसके लिए मैं क्या कर सकता? अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले। अब मुझसे ये पूछोगे कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ, एक भी केस उसके पास हुआ उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। और जो लोग बुलडोजर, अरे बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा? तुम और भड़काना चाहते हो? अरे ले जाओ ना, तुम मुख्यमंत्री से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा होता है। यहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया है, आपने देखा? तो ये क्या अधिकारी क्या है? सरकार के सारे पे काम करे। इसीलिए मैंने कहा शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है। और अगर डीएम ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना रिटेलिएशन है, और तीसरी बात सरकार ये स्वीकार कर रही है कि उनके छोटे अधिकारियों से गलती हुई है, जिसकी वजह से कितने अधिकारी सस्पेंड हुए, 20 हुए कि नहीं हुए? तो फिर अरे पत्रकार साथियों, पत्रकारिता करो, क्यों बुलडोजर लिए घूमते हो? अच्छा ये क्या है? सबका साथ ये बेटा क्या करेगा? अच्छा ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी, चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की, इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई जरूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार, और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी मत पूछो, मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं। ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा, मैं करूंगा। इस परिवार की हम मदद करेंगे, और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर, जो इंडिया गठबंधन, जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे, और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप। ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं तस्वीरें, मैंने देखी हैं, और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके। बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था, तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की, जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके। क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था। उत्तर प्रदेश के लोग वो घटना भी नहीं भूलेंगे कि जहां पे एक आईपीएस ने एक ब्राह्मण परिवार की जान ले ली थी। आईपीएस उत्तर प्रदेश नहीं रह पा रहा था, भगोड़ा बन गया था, अंतर्गत उसको जेल जाना पड़ा। तो बीजेपी के लोगों से मेरी यही सलाह है, बहुत छोटे लोग हैं, किसी के दुख में चश्मा लगा करके तुम दुख प्रकट करना चाहते हो, इससे ज्यादा घटिया काम रात दिन में कोई नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है, अगर
तो दोनों परिवारों की मदद करें और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं। सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों अगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। जो अधिकारी यहाँ रह भी नहीं रहे हैं, कभी नौकरी किए थे, आपने बड़े अधिकारी क्यों छोड़ दिए? आपने क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको यह महसूस हो रहा था कि छोटे अधिकारियों के कारण ही ये जमीन इस तरह के विवाद बढ़ा है, तो आपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहां चली गई? और फिर आप इस घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो? सवाल ये नहीं है कि एक समुदाय किस जाति बिरादरी का है, दूसरा समुदाय किस जाति बिरादरी का है। सबसे बड़ा सवाल है इस सरकार में इन लोगों की जान गई है और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली। और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती। सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं। एफआईआर लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? प्रेमचंद यादव जी की बेटी जो 12th क्लास में पढ़ती है, माइनर बच्ची है, उसका ये कहना है कि उसको कहीं भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा है। उसके पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं वो एक जाति विशेष के लोग लगाए गए हैं और वो जाति विशेष के लोग जो है, जो मिलने जा रहा है, चाहे परिवार का रिश्तेदार हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उसके साथ भी बदसलूकी करने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर एक बलजोर सिंह नाम का इंस्पेक्टर है, वो बहुत ही बदतमीज किस्म का है और वह बच्चों को भी डांट रहा है कि तुम लोग जो है मिल रहे हो तो कोई बात मत बताओ। तो इस तरह की बात जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जो बहुत ही मतलब जितना भी कहा जाए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश की सरकार ने एक उस परिवार को कैद करके रखा हुआ है। और हम इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि पहली बात तो उन बच्चों का हाउस अरेस्ट जो किया गया है उसको ख़त्म किया जाए, उनको सामान्य जीवन जीने दिया जाए। उन परिवार को सामान्य जीवन भी नहीं जीने दिया जा रहा है। मैं किसान प्रतिनिधि के रूप में गया था, हमारे साथी राजीव यादव जो किसान नेता हैं वो गए थे, दिनेश यादव जी गए थे, तमाम हमारे साथी हम लोग मिलने के लिए गए थे। अब बड़ी मुश्किल से हम लोगों को 5 मिनट का वक्त मिला मिलने के लिए और वो भी पुलिस चारों तरफ से घेर के खड़ी रही। तो भाई आखिर क्या सरकार क्यों डर रही है? पुलिस के लोग क्यों डर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि पूरी तरह से साक्ष्यों को छिपाया जा रहा। रही बात उनके घर पे एक नोटिस मैंने पढ़ा, अगर कोई सामान्य व्यक्ति नापी कराने के लिए एप्लीकेशन दे तो एसडीएम कहता है कि जब खेत खाली होगा तो नापी होगी। आखिर जब चारों तरफ जो फसलें लगी हुई हैं तो कैसे इन्होंने खेत की उस जमीन की नापी करा दिया? और जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है, उसके उसका जो बच्ची बता रही थी प्रेमचंद की बेटी कि वो अपने चाचा के साथ देवरिया में रह के पढ़ती। घटना के बाद जैसे ही उसके चाचा सुनते हैं, घर आते हैं, पुलिस उनको घर से अरेस्ट कर लेती। उसके दादा जो फौज के रिटायर्ड सिपाही हैं उनको जो है जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह की जो दमनात्मक कार्रवाई जो एक तरफा। तो साथियों, ये सारी जानकारी सोशल मीडिया से ली गई है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।